हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, पाठ प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये वीडियो का भाग 4 है। भाग 3 में 1 से लेकर 3 तक आपने प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन पढ़ा, किंतु जब टॉपिक हमारा चला था कहीं का बोला दर्पण का और लेंस का, उनमें प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, वस्तु कहाँ हो, उसके स्थान से प्रतिबिंब कहाँ बने और किस प्रकार का हो, ये टॉपिक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन मालूम कर लिया जाता है। और फिर इन्हीं पोजीशंस के आधार पर क्या होता है, नोमेंक्लेचर बनता है। चाहे तुम्हारा अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे लेंस में भी अवतल या उत्तल, कक्षा 10 के स्तर पर। इसीलिए आज आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये मैं समझा रहा हूं। तो आरंभ करते हैं प्रतिबिंब का बनना और इसके साथ साथ आंकिक प्रश्न। तो पहले बात करेंगे, हम कहेंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनना। और हमने दर्पण पढ़ रखे हैं, गोले दर्पण पढ़ाए मैंने आपको 2 प्रकार के, कौन कौन से, अवतल और एक उत्तल। अब स्थिति ये है कि सबसे पहले हमें अवतल और उत्तल दर्पण को मुख्य अक्ष के साथ साथ वस्तुओं को कहाँ कहाँ रख करके प्रतिबिंब बनाएं, क्या स्थिति होगी, उसको समझने के लिए पहले एक टेबल मैंने आपको बना के दिखा दी है। उस टेबल के आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो यदि वस्तु अनंत पर होगी तो फोकस प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु आकार का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। पहले हम इस टॉपिक को लेकर चलते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 6 हर एक टॉपिक का विथ डायग्राम स्पष्टीकरण देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो है एक सीधी सरल रेखा खींच ली और हमने अवतल दर्पण दर्शाने के लिए इसमें एक अवतल दर्पण को बनाने के लिए इसकी आकृति बना ली और बाहर की ओर पॉलिश कर दिया जो ऊपर का उभरा हुआ तल था। अब इस स्थिति में ये दर्पण बन गया आपका M1, M2। अब नाम भी इसका हो गया क्या, अवतल, क्योंकि उभरे हुए तल पर पॉलिश है, दबे हुए तल जो चिकना तल है, इससे प्रकाश का परावर्तन होगा। अब हम ये भी जानते हैं इसका ये जो द्वारक M1, M2 है, इसका मध्य बिंदु पोल ध्रुव होता है और जिस कांच के खोखले गोले से ये काटा गया भाग है, उसका जो केंद्र है गोले का, वह इसका वक्रता केंद्र होता है। अब इसके जो मध्य बिंदु लगभग होगा वो फोकस होता है, आपको इस बात का पता है, पहले पढ़ा चुके हैं। अब इस वक्रता केंद्र C से पीछे की ओर मैं जो स्थिति दर्शा रहा हूं वो अनंत मानी जाएगी और C से P को खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। अब हमने ये मुख्य जो हमें बिंदु चाहिए थे उनके बारे में थोड़ा हमने ज्ञान पहले ही कर लिया है, क्योंकि हमें वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव, अनंत, ये सब बातें हमें इस टेबल के आधार पर प्रतिबिंब बनाने में जरूरत पड़ेंगे। इसीलिए इन बिंदुओं का पता भी होना चाहिए कहाँ पर स्थित हैं। अब पहली बात करते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये ध्यान रखना है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो बच्चों हम वस्तु को बिंदुवत दिखाते हैं, ठीक। और अनंत तो C से परे को अनंत अनंत है, हम ये डार्क लाइन से जो पीछे शो कर रहे हैं पीछे को, सब अनंत अनंत है। तो हमने क्या है कर लिया, यहाँ पर एक वस्तु बिंदुवत दर्शा दी। अब अनंत पर पता नहीं कि कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार की है, छोटी है, बड़ी है, तो हमने जो है पहले इसको मुझे एक बड़े रूप में दर्शा दिया, ठीक है। O डैश, O फॉर ऑब्जेक्ट अर्थात बिंब। चलिए, अब इसका जो आकृति बनकर आएगी इस दर्पण के द्वारा वह प्रतिबिंब होगा। अब मैं यदि यहां से क्या करूं, एक प्रतिबिंब बनने वाले जो नियम मैंने आपको पढ़ाए थे 3 कि समांतर रेखा मुख्य से जाएगी तो दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी तो समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र में से गुजरेगी तो जैसी थी वैसे ही परावर्तित होकर लौट जाएगी। अब इन 3 में से केवल 2 नियम चाहिए होते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। मैंने पहला संभव नियम लगा लिया, सबसे सरल वाला, क्या, समांतर रेखा वाला। यहां अनंत से दिखा रहा हूं, आगे डॉट डॉट डार्क,
जो समांतर रेखा आती है तो आपको पता है पहले से ही कि समांतर रेखा का हमने सूत्र, जो समांतर रेखा जो शर्त पड़ी थी वो मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से होकर के जाती है। तो हम जो है इस बिंदु फोकस इसको गुजार देंगे। अब एक तो रहा ये, 3 नियम थे, एक लगा दिया, 2 और रह गए। 2 संभव कौन कौन से हैं ये देखने हैं। पहली बात तो हम फोकस वाले लगा सकते हैं। एक बात सरल और, जैसे ऊपर हमने समांतर वाला लगाया, हम समांतर वाला एक और लगा सकते हैं। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये भी फोकस होकर के गुजर जाएगा। ठीक, जहां पर परावर्तित किरणें टकराती हैं, सुनने वाली बात है और काम की बात है। जहां पर परावर्तित किरणें टकराती हैं वहीं पर बिंदु का बस प्रतिबिंब बनता है, और ये किरणें दर्पण से परावर्तित होकर F पर मिल रही हैं, अर्थात कट रही हैं, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ये बात मैंने केवल वस्तु की स्थिति से ही बताया मैंने आपको। अब इसका वर्णन हम देखते हैं टेबल में। देखिए, पहली बार वस्तु अनंत पर स्थित है तो फोकस तल पर प्रतिबिंब स्थिति दिखा रहा है। प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति की बात क्या करें, बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा, ये यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। इसमें एक स्थिति और हो सकती थी, यदि हम चाहते तो हम जो है अवतल दर्पण लेकर के, ठीक है, और हमने अनंत पर कोई वस्तु दिखा देते हैं यहां पर ओ डैश बिंदु बस से, तो हम क्या करते हैं, यहां से समांतर रेखा गुजरती है अनंत से आने वाली। अनंत वस्तु जब अनंत पर स्थित होती है तो वहां चलने वाली किरणें समांतर होती हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो हमने यहां से समांतर किरण गुजार दी फोकस के लिए, ये गुजार दी कहां से, वक्रता केंद्र से। ठीक, जब किरणें ये टकराएंगी दर्पण से, परावर्तित भी होंगी, ये मुख्य से समांतर जाएगी, और ये ऐसे वापस आ गई। वक्रता केंद्र वाली जैसे जाती है वैसे ही वापस लौटकर आ जाती है। अब ये ऐसे आई, ये इस तरह से आ रही, जहां पर ये कट कर रही हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए यहां पर तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बिंदु आकार का है, किंतु अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यहां आपको महसूस हो रहा है, उल्टा, बिल्कुल वास्तविक और बहुत छोटा, क्योंकि यहां वस्तु बहुत बड़ी हो सकती थी। तो इन दोनों स्थितियों से हम इस पहले वाली घटना को दर्शा सकते हैं और वर्णन कर सकते हैं। मन चाहे आप चित्र ये वाला बनाकर दिखाइए और मन चाहे ये वाला दिखाइए। ठीक, आप अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। इसके दूसरा कहा, जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच स्थित हो। अब इनको हटा करके अगली बात करते हैं। देखिए, हमने पुनः अवतल दर्पण को दर्शाएंगे। ठीक है, हमने पुनः एक अवतल दर्पण को स्केच कर लिया, बना दिया, और ये द्वारक M1 M2 हो गया, इसका ध्रुव P हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया, फोकस F हो गया। अब हेडिंग आ रहा है क्या, वक्रता केंद्र C और F अनंत के बीच। ठीक, मतलब अनंत अर्थात C से परे, अनंत के स्थान पर C से परे भी लिखा हो सकता है। तो हमने F और अनंत पीछे था, हमने एक वस्तु यहां दर्शा दी, O डैश ऑब्जेक्ट। 3 नियमों से कोई एक, फिर दूसरा नियम जो संभव हो लगा देंगे। पहला नियम लगा दिया समांतर किरण वाला, जब कोई अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वह फोकस से होकर के जाती है। तो यहां पर आ गया। अब एक नियम तो लग गया, दूसरा नियम भी लग सकता है। यदि हम फोकस से गुजार दें, यदि हम फोकस से गुजार दें, ठीक है, तो ये क्या होगा,
दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी किरण। जहां पर ये कटेंगी वहीं पर इमेज अर्थात चित्र बनेगा। तो चित्र देखिए कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। वस्तु बड़ी है, चित्र छोटा है। वस्तु वास्तविक है, चित्र भी वास्तविक है। अब इसका वर्णन कर लेते हैं। मान लिया ये तो ए इस पर टकराई थी, ये बी पर टकराई थी। देखिए फिर, जब वस्तु सी से परे अर्थात सी और अनंत के बीच में रखी होती है तो अवतल दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, जो वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। वही कंडीशन वहां पर लिखी हुई है। ठीक, अब हम चलते हैं इसी आधार पर तीसरी स्थिति पर। बच्चों जैसे चित्र बनाते जाएंगे वैसे ही उनका वर्णन करते जाएंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं थर्ड स्थिति, तृतीय जो स्थिति है इसकी, उसकी बात करते हैं। ठीक है, ध्रुवीय है ये M1, ये M2 है। अब ये हमने इसका वक्रता केंद्र C ले लिया, ये F फोकस लगभग इसका ही होगा। यहां पर हमें ध्यान रखना है क्या, वक्रता केंद्र वास्तव में दर्पण का सेंटर है। तो सेंटर पर रखी वस्तु बिल्कुल उसी आकार की बनती है, समान लंबाई की, वास्तविक बनती है, उल्टी बनती है। जिस तल में बन रही है उसी तल में नीचे होगी। अर्थात सी पर यदि वस्तु रखी है यहाँ पर कोई, तो जस्ट इसके नीचे ही बनेगी। क्योंकि मैं यहाँ बिना नाप तोल के बना रहा हूँ। जब आप अपने कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल पैमाने से नाप तोल करके बनाएंगे, आपका प्रतिबिंब और वस्तु स्थिति बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगी। ठीक, रफ में मेरा थोड़ा सा स्थिति आगे पीछे आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि प्रयास ये रहता है कि बिल्कुल स्पष्ट आए। ठीक, चलिए, एक संभव प्रयास कौन सा हो गया, जो हम कोशिश कर सकते हैं, कहें कि समांतर किरण जाने वाला। तो नियम कहाँ हो गया, समांतर किरण कहाँ हो जाती है, फोकस से होकर जाती है, वो नियम हमने लगा दिया। दूसरा नियम हमारे पास क्या है, फोकस से गुजार दें तो जैसे थी ये फोकस जाने बाद समांतर हो जाएगी। ठीक, जहां ये टकराएंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। टकराएंगे कहां पर, ये जस्ट सी के नीचे। समान आकार का हो गया, जो ऊंचाई इसकी वही ऊंचाई इसकी बन जाएगी। तो क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है अवतल दर्पण के, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब समान ऊंचाई का वक्रता केंद्र के ही नीचे वास्तविक और उल्टा बनता है। सेम लाइन यही लिखी हुई है जो मैंने आपको इस डायग्राम से समझाया है। अब बात करते हैं कहें कि नंबर 4 की, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच में वस्तु रखी हो तब क्या स्थिति होगी। देखिए बच्चों, अब हमें करना क्या है, वही सिस्टम है। हमने सबसे पहले क्या कर लिया, पहले क्या हमने एक अवतल दर्पण लिया और अवतल दर्पण के लिए ध्रुव बना दिया, द्वारक M1 M2 ले लिया और मैंने तो C ये F ले लिया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हम करेंगे क्या कि फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच वस्तु रखनी है। फोकस ये रहा, वक्रता केंद्र ये रही। जब वस्तु यहां पर स्थित होगी तो ये O डैश वस्तु यहां पर है। अब पहला नियम लगा देंगे समांतर किरण वाला। पढ़ाया था कि जब समांतर किरण होती है तो ये फोकस से होकर के जाती है, तो ये फोकस से होकर के यहां से जाएगी। अब अगली बात, एक नियम संभव और हो सकता है क्या, फोकस से गुजार दिया जाए। ठीक, तो फोकस से जाने वाली जो किरण क्या होगी, वह समांतर हो जाती है। जब हम मुख्य अक्ष से समांतर इस किरण को ले जाएंगे, मुख्य अक्ष ये वाली है ना, तो ये किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी। पीछे को देखिए, इस तरह से जब समांतर जाएगी तो ये किरण देखिए कहाँ कट रही हैं, जहाँ कटेगी वहीं पर प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ाया था कि जहाँ
परावर्तित किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद टकराती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए मुख्य अक्ष तो आपकी पीसी है, ये वाली वस्तु रखी सी और एफ के बीच में, वस्तु ये है, इमेज है इसकी आई डैश। अब ये आपको देखना था कि देखिए कि ये तो वस्तु छोटी है किंतु आकार में बड़ी है, एक बात। ये वस्तु सीधी है, ये वस्तु उल्टी है, दो बात होगा। तीसरी बात ये कि ये सी और एफ के बीच में रखी है किंतु ये सी और अनंत के बीच में बनेगी, अर्थात सी से परे बनेगी। वस्तु वास्तविक है, प्रतिबिंब भी वास्तविक ही है। अब यही बात यहां लिखी हुई, जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी होती है तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब का आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, और वास्तविक और उल्टा होता है। हम पहुंच गए कहां तक? 4 तक। पांचवी स्थिति और छठी स्थिति थोड़ी सी इंटरेस्टेड ज्यादा है, तो उसको जरा ध्यान से और देख लेंगे। देखिए अब हमने बात कर ली कौन सी? पांचवी बात, अर्थात पांचवा जो हेडिंग है इसका, उसको हम स्केच करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले वही पुरानी बात, तो आप दर्पण ले लेंगे, अवतल दर्पण को स्केच कर देंगे, है ना। आप बढ़िया करके बनाएंगे, नाप तोल करके। M1 M2 हो गया, ये फोकस हो गया इसका, ये वक्रता तल सी हो, वक्रता केंद्र सी हो गया। सी और पी से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। अब हमने हेडिंग है वस्तु फोकस F पर स्थित है, मतलब हमने वस्तु यहां पर रख रखी है F पर, तो ये वस्तु O डैश हो गई। नियम वही हैं, उनमें से कोई 2 नियम जो संभव हो सकते हैं वो लगा सकते हैं। पहला नियम तो मैंने आपको बताया था समांतर किरण वाला। समांतर किरण जब दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो वह फोकस से होकर के जाएगी। अब हमने फोकस की ओर इसको आगे निकाल दिया, ठीक। अब ये किरण फोकस में से होकर के बाहर आ गई। एक बात तो पूरी हुई। अब दूसरा नियम कौन सा लग सके ये भी देखना होता है। भाई एक नियम तो ये हम पोल से गुजार सकते हैं, पोल वाले गुजारने में बच्चे दिखाना गलत कर लेते हैं, इसीलिए हम इस नियम को कम समझाते हैं। हम सी से लेकर चलते हैं, इसको सी वस्तु के टॉप को टच करते ले चलते हैं, और हमने इस जो परावर्तित किरण है इसका समांतर किरण ले लिए, ठीक। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि जैसे सी से जाने वाली किरण क्या होती है, अपने मार्ग को पुनः वापस दोहरा देती है। ये किरण गई और ये किरण वापस आ गई। जब किरण ये वापस आ जाएगी तो ये सीधे समांतर वापस जा रही पीछे को, ये भी समांतर, ये भी समांतर, किरण कहीं मिलेंगी नहीं, किंतु ऐसा आभास होगा कि ये इसका प्रतिबिंब अनंत पर जाकर के बनेगा। तो यहां लिख भी रहा है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। तो देखिए ये बात हमारी 5 हेडिंग तक हम पहुंच गए हैं, ए और बी। अब हमारा अंतिम टॉपिक रह गया क्या? दर्पण के ध्रुव P और F के बीच में वस्तु रखी हो तो तब प्रतिबिंब कहां होगा, कैसा होगा? इस घटना को ज्यादा मालूम कर लिया जाता है। चलिए इसको भी समझा देते हैं, बड़ा आनंदित होकर के समझिए। देखिए अब मैंने वही पुरानी वाली बात, जितनी बार आप प्रयास करेंगे साथ साथ मेरे, उतने ही ये सब टॉपिक हल्के हो जाएंगे। जितना आप इसे निगलेक्ट रहोगे ये टॉपिक उतना भारी हो जाएगा। फिजिक्स का 10th का लेवल इस प्रकार का है कि कक्षा 11 और 12 की जो ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है, वो इसी पर डिपेंड है। और ये वीक है तो आगे कक्षा 11-12 में आप अपने फिजिक्स को वीक ही मान के चलिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर आगे को। देखिए अब आगे देखेंगे, ये आपका ध्रुव P हो गया, M1 M2 हो गया ये, ठीक है। अब यहां पर हमारा इसका वक्रता केंद्र C मान लिया, ये F। ये काम हर बार कर रहे हैं, हर बार मैं बोल रहा हूं ताकि पता चल जाए आपको। अब हमने क्या करा, फोकस पर हमने एक वस्तु रख दिया अकॉर्डिंग टू हेडिंग, ठीक। हमने O डैश ऑब्जेक्ट ले लिया। पहला नियम संभव सबसे अच्छा है, सरल है, समांतर किरण का। समांतर किरण ले जाएंगे,
और ये किरण फोकस से होकर जाएगी, ये भी आपको पता है, ठीक है। किंतु अब हमारा हेडिंग थोड़ा बदल गया है। हेडिंग क्या है, वस्तुओं के एफ और पी के बीच में रखिए, तो हम वस्तु अब यहां नहीं रखेंगे, हम जो है वस्तु थोड़ी आगे रखेंगे, एफ और पी के बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखना था। चलिए अब ये किरण कहां से होकर जाएगी बताइए आपको, समांतर किरण फोकस से होकर के जाएगी। वस्तु रखी यहां पर ओ डैश, फोकस से पीछे, तो पहले फोकस को और ए को जहां टकरा रही है मिला लीजिए। अब उसके बाद सीधी रेखा पीछे ले जाइए, ठीक है ना। एक रूल फॉलो हो गया। एक संभव रूल और ढूंढ लीजिए, सी से वस्तु के टॉप को टच करते हुए, ठीक, आप एक किरण ले जाइए। अब ये किरण जब जाएगी तो जानते हैं आप, सीधे ऊपर जाती हुई दर्पण से टकराएगी और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग को दोहरा देती है, अर्थात वापस लौट आती है। चलिए ये तो पीछे की ओर बढ़ाई मैंने, ठीक है ना, और ये आगे की ओर बढ़ाई। पर देखिए ध्यान लगाइए कि किरण कहां कटें। जब किरण कटेंगी अर्थात टकराएंगी तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। अगर मैं इन किरणों को पीछे को बढ़ाता हूं तो इनका आकार बढ़ जाएगा, टकराएंगी कहीं नहीं, टकराएंगे नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अब केवल एक स्थिति रह गई, पीछे तो बढ़ा के लाभ नहीं, किंतु आगे बढ़ाने पर लाभ हो सकता है क्या, दिमाग लगाते हैं। इस किरण को मैंने आगे की ओर बढ़ाई, ठीक, और इस बार किरण को मैंने फिर आगे की ओर बढ़ाई, इसके सीधे बिल्कुल सीधे लेकर के सीध में बिल्कुल स्केल से खींचेंगे, हमें दिखाई दिया कि ये किरणें कहीं टकरा रही हैं, और जहां किरणें टकरा देंगी, ठीक, समझ लीजिए परावर्तित किरणें जहां टकराती हैं वहीं पर टकराती वास्तव में है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और आभास हो रहा हो कि प्रतिबिंब वहां बन रहा है, अर्थात किरणें टकराती हुई या कटती हुई महसूस हो रही हैं तो प्रतिबिंब आभासी होगा। यहां भी घटना ऐसे ही हो रही है। परावर्तक तल पीछे था, यहां पर आगे पोलिस क्या हो तल है, तो किरणें आगे नहीं जा सकती, किंतु ऐसा आभास हो रहा है कि आगे मिलाने पर कहीं कट जाएंगी। जहां कट जाएंगी वहां वास्तविक, जहां आभास हो कि वहां ये पहुंच करके चित्र बना सकती हैं, प्रतिबिंब बना सकती हैं, बिंब का प्रतिबिंब बना सकती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। इसीलिए इस स्थिति में बना वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, जो कि दर्पण के दूसरी ओर अर्थात जहां वस्तु रखी होती उससे दूसरी ओर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक वस्तु है, किंतु यहां प्रतिबिंब आभासी है और बिंदु संरचना का है, ठीक है। अंतिम घटना यह भी थी, देखो दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा और आभासी तथा सीधा बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही डेफिनेशन पर डायग्राम भी स्केच हो गया है। अब एक बात तो पूरी हो गई दर्पण के अवतल भाग की, किंतु एक भाग इसका और जुड़ा हुआ है, वो क्या है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, हमने अवतल में तो पढ़ी 6 स्थिति, किंतु उत्तल के लिए भी स्थितियां हैं, किंतु केवल 2 ही स्थिति हैं। अब 6 की 2 कैसे हो गई, ये बात सोचने की है। आइए बात करते हैं स्पष्ट। जब उत्तल में 6 थी तो उत्तल में केवल क्या हुई, 2 ही स्थिति हैं हमारे पास। वो स्थिति क्या है, मैं लिख देता हूं पहले। पहली बात तो जब वस्तु अनंत पर होगी, एक बात। दूसरी बात, अनंत के अतिरिक्त दर्पण के ध्रुव से परे हो, मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव P से परे।
अब इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए बस ये कहानी है जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। देखिए भाई, उत्तल दर्पण बनता कैसे, याद तो आपको हो गई। वस्तु से चलने वाली किरणें सदैव बाईं ओर से आती हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने दर्पण लिया, ये गोल दर्पण है, इसका कोई विशेष नाम अभी तक नहीं है। जब तक मैं इसके अंदर की ओर पॉलिश नहीं करूंगा तब तक इसका नाम हो ही नहीं सकता। अब चूंकि मैंने अंदर की ओर पॉलिश किया है तो उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, दबा हुआ तल क्या हो गया इसका, ये पॉलिश किया हुआ तल हो गया। ठीक, ये M1 M2 द्वारा रखा गया इसका। अब वक्रता केंद्र भी धन दिशा की ओर भागेगा। यदि हम कोऑर्डिनेट पढ़ें, आगे दिशा प्लस की, पीछे की माइनस की, ऊपर प्लस की, नीचे की माइनस की, वही सारी घटना निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर ही यहाँ पर भी लिए जाते हैं सारी दूरियां और ऊंचाइयां। चलिए अब अगली दूरी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोकस ले लेंगे। यहाँ पर ही ये इसका हो गया वक्रता केंद्र जो धन दिशा की ओर है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या प्लस की होती है, अवतल की ये दोनों चीज माइनस की होती है। चलिए अब पहली बात हमने क्या, अनंत की बात करते हैं। अनंत मतलब ध्रुव से पिछला वाला भाग सारा डॉट डॉट करके दिखा देंगे लाइन खींच के, तो ये अनंत माना जाएगा। मैंने यहाँ पर एक वस्तु रख दी O और ये O डैश, अनंत से अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली किरणें समांतर दर्शाते हैं। वही रूल मैंने फॉलो किया, यहाँ डॉट डॉट, यहाँ पक्की बिल्कुल अर्थात डार्क लाइन से, ठीक है ना। अब भाई उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है, ये नियम लिखाया था, तो मैंने वही नियम यहां को आपको दर्शा दिया। ये फोकस से आपको बाहर जाती हुई प्रतीत होगी। सेम कंडीशन नीचे वाली लग जाएगी ऐसे ही, ठीक है ना। अब वास्तव में आभासी किरणें कहां पर मैच कर रही हैं, मिल कहां रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं। मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब भी फोकस पर ही होगा। जब प्रतिबिंब फोकस पर होगा ये बहुत छोटा और बिंदु के आकार का होगा, सीधा होगा, ठीक, आभासी होगा क्योंकि इस ओर है। दूसरी स्थिति बताता हूं मैं आपको, जब वस्तु ध्रुव P से परे हो तब क्या कंडीशन लगाएंगे। तो बच्चों अब इस कंडीशन को और देख लो ध्यान से। भाई मैंने इस बार वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में रख दी, अर्थात P से परे। पहला नियम समांतर वाला कहां को जाएगा, फोकस से बाहर जाता हुआ प्रतीत होगी करनी। ये एक बात तो आपकी ये रही, और एक बात ये कि मैं संभव करूं तो ये संभवतः मैं सोचूं क्या कि और कौन सा नियम लागू हो सकता है। तो भाई सिंपल सी बात है, और तो कोई बिंदु यहां दिखाई नहीं रहा, वक्रता केंद्र दिखाई दे रहा है। वक्रता केंद्र की ओर मैं वस्तु के शीर्ष से किरण ले जाता हूं अगर को सीधी, तो ये किरणें कहां टकराएं या टकराती महसूस होंगी, प्रतीत होंगी, वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब वही ये किरणें जानते हैं वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण जैसे आई वैसे वापस हो जाती है, तो इन्होंने वास्तव में टकराई कहां पर, ये यहां पर। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया आई डैश, जो सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और हर स्थिति में चाहे आप यहां रख लीजिए या यहां अनंत को छोड़ करके 5 स्थिति शेष बची हैं, ठीक, वो क्या होंगी, इनका प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच में ही बनेगा। अब ऐसी स्थिति में हमने दर्पणों को कंप्लीट कर लिया, बचता है लेंस, ठीक। बच्चों अब मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूं, ठीक है। अब दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल बात करते हैं, अर्थात अंक के प्रश्न की।
मान लीजिए एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेमी है। एक बात और इस दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, जो सम्मुख वस्तु है दर्पण सम्मुख कितनी 15 सेमी पर है। उसने ये मालूम कर लिया आपसे दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक। चलिए अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है कितनी, 20 सेमी। तो हम वक्रता त्रिज्या लिखते हैं कैसे? अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं हम भाई, वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेमी। वक्रता त्रिज्या लिखते हैं आर से, अवतल है तो माइनस। कहा था ना मैंने कि कोऑर्डिनेट के अनुसार चलेंगे, ज्योमेट्री जो हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति है उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। अब हमने बताया था कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही माइनस की होती है। अब मैं यदि एक यहां पर प्रारूप बना दूं, जैसे प्रश्न कह रहा है, बच्चों बहुत हल्के प्रश्न होते हैं ये, समझ रहे हो, और नंबर भी बड़े अच्छे मिलते हैं इस पर। वक्रता त्रिज्या 20, ठीक है। मैंने यहां पर इसका ये आर ले लिया, इसको ये सी है, 20 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की है। वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर पर। दिमाग लगाने वाली बात है, जब वक्रता त्रिज्या 20 है अर्थात पी और आर की दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु रखी 15 सेंटीमीटर पर और दूरी ली जाती है पोल से, तो वस्तु सी और ये एफ है और ये सी है, तो वस्तु सी और एफ के बीच में रखी होगी। हिंट मिल गया हमें से। बिना चित्र बनाए भी सोल्व कर सकते हैं, और यदि चित्र बनाकर सोल्व करना आपका मन कर रहा है तो सोने पे सुहागा, ठीक। तो वस्तु को यहां पर रखिए ये। अब मैंने भी बताया था आपको, जब वस्तु सी से अंदर की ओर जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये हमें हिंट मिल गए यहां से। पर हम अब करते हैं प्रश्न स्टार्ट। ये आपका आर हुआ 20 सेमी, पी के बीच की दूरी, ये वस्तु की स्थिति यू हो गया कितना? 15 सेमी। हमेशा वस्तु की स्थिति के लिए चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उत्तल हो या अवतल हो, यू हमेशा माइनस की ही रहनी है। चलिए अब इसकी वजह भी है, क्यों रहेगी? सभी किरणें बाईं ओर से लेंसों पर या दर्पणों पर डाली जाती हैं, और ध्रुव हो या प्रकाशिक केंद्र हो, ध्रुव की बात करते हैं दर्पण के लिए और प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं लेंस के लिए। जब बाईं ओर से किरणें आएंगी तो स्पष्ट सी बात है कि हम ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र से पीछे की बात कर रहे हैं, तो वस्तु भी उसे ओर होगी। जब उसे ओर होगी तो दिशा माइनस होगी, जब दिशा माइनस होगी तो हम बता रहे हैं यू हमेशा माइनस की ही होती है। अब क्या होती है, क्यों होती है, बच्चे हर बार मालूम करते हैं, तो मैंने आपको विद कोऑर्डिनेट इसको बता दिया मैंने आपको। देखिए फिजिक्स में है एक टॉपिक की बहुत बाल की खाल खींची जाती है, वो पता होना चाहिए। चलिए अब हम निकालते हैं पहले एफ। भाई हम जानते हैं R/2 होती है एफ की वैल्यू। अब हमारे पास आर रेखा 20 भाग देंगे 10 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। पर उसने कहा यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू क्या होगी, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? यू हमारे पास है, बी निकालनी है, आर से एफ हमने निकाल ली। सूत्र हमें पता है दर्पण का, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। अगर यदि लेंस होता तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता। यहां है दर्पण तो u प्लस 1/v। एफ हमारे पास है माइनस का 10, u कितना है
माइनस का 15, वो भी नीचे ले जा रहे हैं ना। और सही क्रम में हम परिमेय संख्या को लिखने के लिए कभी माइनस नहीं छोड़ सकते नीचे, तो माइनस ऊपर लेके जाएंगे। हम क्या करें फिर बाद में 1/10 माइनस इधर आ गया, ये माइनस ऊपर जाएगा 1/b। हमें b की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर ले आएंगे, क्योंकि माइनस का है प्लस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। 10 का और 15 का लासा निकालेंगे आप, तो निकालना आता होगा, क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। आपको हर भी सोल्व करने आते होंगे लासा लेकर के। तो 1/b 30 ये हो गया, -1 ये हो गया, और जब कैंची गुणा करेंगे अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v = -30। मैंने अभी आपको पहले बताया था, सोल्व करने से पहले मैंने इस क्वेश्चन की भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो C से पीछे बनेगा। अब मैं इस चित्र को पूरा कर दूं, समांतर आ गई, F से होकर जाएगी ये। और दूसरी स्थिति क्या, मैंने इसको फोकस से गुजार दी किरण, जब मैं इसको समांतर लेके जाऊंगा मुख्य अक्ष के, तो ये किरणें यहां टकराएंगी, मतलब चित्र यहां बनेगा। वक्रता केंद्र और P की बीच की दूरी थी 20, सोचिए जरा ध्यान से, और प्रतिबिंब बना 30 पर अर्थात C से पीछे। और हमारी बात जो हमने आपको बताई थी शॉर्टकट में पहले से ही, हमारी बात भी प्रूवमेंट हो गई, चित्र से ये स्पष्ट भी हो गया। जो हमने अभी 6 की 6 स्थिति पढ़ी थी उनमें हर प्रकार से न्यूमेरिकल में इनका प्रयोग होता है। ठीक, चलिए तो अब वर्णन कर लें। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, C और अनंत के बीच में। एक बात, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है, एक बात, और बड़ा है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सोल्व करेंगे, अन्य प्रश्न भी आप सोल्व कर लेंगे। अगर इसमें एक बात और बढ़ जाए कि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई वस्तु की जो प्रतिबिंब बना वस्तु से वो 10 सेंटीमीटर का है, तो आवर्धन क्या होगा भाई। तो आवर्धन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, -b/u भी होता है और h-h भी होता है। अब हमारे पास h होती है वस्तु की हाइट, h' होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, u होती है आपकी आरंभिक स्थिति, b होती है अंतिम स्थिति। तो देखिए अब बात यह है, अगर हमारे b और u दे रखे हैं तो डायरेक्टली आप आवर्धन निकाल सकते हैं। लेंस यदि होता यहां माइनस नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। ठीक, और यदि हमारा ऊंचाई दे रखी है तो डायरेक्ट हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ले लेंगे तो आवर्धन निकल जाता है। ठीक है, अब हम मैंने मान लिया यहां पर ये 5 है और ये 10 है, तो 10/5 आ जाएगा, क्यों प्रतिबिंब ये है और वस्तु ये है, तो 5 से काट देंगे, 10 को 2 बार आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कई सारे प्रश्न को ले सकते हैं, परंतु मैं यहां पर ऊंचाई ना लेकर के केवल जो वैल्यू मेरे पास हैं मैं उन्हीं वैल्यू को सोल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जो प्रश्न लिया है मैं उस अनुसार चल रहा हूं। अब बताइए b कितना है, -30, ये चिन्ह हमारा माइनस अलग से, इसका मतलब हमारा नहीं है। u कितना है, u हमारे पास है भाई -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -30 और 15 नीचे, 15 नहीं 30, ये माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि वस्तु उल्टी है। जब उल्टी है तो वस्तु दर्पण में उल्टी तब बनेगी जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में होगा, अर्थात वास्तव में किरणें कट रही हैं। इस ही न्यूमेरिकल में मैंने कई सारे प्रश्नों के आपके जवाब दे दिए मैंने। और यदि ये प्लस का होता मतलब ये क्या कह रहा है कि ये वस्तु का प्रतिबिंब हमारे पास आभासी होगा। तो जब m नेगेटिव है तो समझ लीजिए प्रतिबिंब वास्तविक है, और जब m धनात्मक है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, समझ गया का, आभासी होगा, और प्रतिबिंब ध्रुव के आगे की ओर बनेगा, यह भी ध्यान रखना।
एक ही न्यूमेरिकल को ध्यान से सीख लोगे तो कई प्रश्नों के जवाब जो आपको न्यूमेरिकल करते समय दिमाग में उठेंगे सब शांत हो जाएंगे। चलिए, अब ये वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु, सब चीज़ मैंने आपको समझाई। अब आप क्या सीखा आज हमने, ये देखिए। आज हमारा लर्निंग आउटकम क्या रहा, आज हमने किस टॉपिक पर बात की। पहली बात तो हमने दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और उनका वर्णन सीखा, ठीक। उन पर आधारित न्यूमेरिकल सीखा। ऐसे लेंस की तैयारी आप करेंगे। लेंस के वस्तुओं के जो मैंने टेबल बनाकर भेजी है आपके लिए पीडीएफ में, उसके आधार पर वस्तु को रखना और प्रतिबिंब बनाना, उनके न्यूमेरिकल सोल्व करना करेंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे पर्सनली फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पीडीएफ में मैक्सिमम आपके प्रश्नों के जवाब मिलते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल को ध्यान से, वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ देते रहिए। थैंक्स।